हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 11 फरवरी 2026 और शाम के 6:29 हो रहे हैं और 9450 किलो हर्ट्ज पर अब आप सुनेंगे चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का प्रोग्राम। 中国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन के अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। वसंत उत्सव के आगमन पर शी जिनपिंग ने चीनी सैनिकों को शुभकामनाएं दी। ली छियांग ने चांगशी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। चीन भारत रणनीतिक वार्ता का एक नया दौर आयोजित। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। को चीनी चंद्र पंचांग के नववर्ष का पहला दिन होगा। ये चीनी लोगों का पारंपरिक त्योहार यानी वसंत महोत्सव है। वसंत महोत्सव के आगमन के उपलक्ष्य में सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने 10 फरवरी को पेचिंग में वीडियो के माध्यम से देश भर में सैनिकों को त्योहार की शुभकामनाएं दी। उस दिन शी जिनपिंग ने पेचिंग स्थित पाई बिल्डिंग में वीडियो लिंक के माध्यम से पूरी सेना की युद्ध तत्परता और मिशन निष्पादन का निरीक्षण किया और संबंधित इकाइयों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सीपीसी केंद्रीय समिति और केंद्रीय सैन्य आयोग की ओर से चीनी जनमुक्ति सेना के समस्त अधिकारियों और सैनिकों, सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों और सैनिकों, सेना के नागरिक कर्मियों, आरक्षित कर्मियों और मिलिशिया को हार्दिक शुभकामनाएं तथा नववर्ष की बधाई दी। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग ने 9 से 10 फरवरी तक चांगशी प्रांत के गांझोउ में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात की और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। ली छियांग ने सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग के पुराने क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों के पुनरुद्धार और विकास में तेजी लाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने, पुराने क्रांतिकारी आधार क्षेत्रों के विकास में सहयोग देने संबंधी सीपीसी केंद्रीय समिति के निर्णयों और योजनाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित करने, विशिष्ट और लाभकारी उद्योग को सक्रिय रूप से विकसित करने और लोगों के जीवन स्तर की गारंटी और सुधार के लिए ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि लोग अधिक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। 10 फरवरी को चीन के उप विदेश मंत्री मा चाओशू ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ भारत की राजधानी दिल्ली में चीन भारत रणनीतिक वार्ता के एक नए दौर का आयोजन किया। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अपनी घरेलू और विदेशी नीतियां, साझा चिंता के अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दे और चीन भारत द्विपक्षीय संबंध आदि मुद्दों पर मैत्रीपूर्ण और गहन आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बड़े और जटिल बदलावों के सामने चीन और भारत को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को गंभीरता से लागू करना चाहिए। दोनों देशों को चीन भारत संबंधों को रणनीतिक व लंबे समय के नजरिए से देखना और संभालना चाहिए। दोनों पक्षों को इस रणनीतिक अनुभूति पर कायम रहना चाहिए कि चीन और भारत प्रतिस्पर्धियों के बजाय एक दूसरे के भागीदार हैं और एक दूसरे के लिए खतरे के बजाय विकास के मौके हैं। दोनों पक्षों को आपसी विश्वास को मजबूत करना और सहयोग को बढ़ाना चाहिए। साथ ही दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को ठीक से सुलझाना चाहिए और चीन भारत संबंधों के स्वस्थ व स्थिर विकास को बढ़ाना चाहिए। दोनों पक्षों ने वर्ष 2026 व वर्ष 2027 ब्रिक्स के अध्यक्ष देश के तौर पर अपनी अपनी भूमिकाओं में एक दूसरे का समर्थन करने की सहमति जताई। दोनों पक्ष बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करने, ग्लोबल साउथ में एकजुटता व सहयोग को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता व न्याय को बनाए रखने और विश्व की बहुध्रुवीयता को बढ़ाने पर सहमत हुए ताकि वे एशिया, यहां तक कि दुनिया में शांति व विकास को बढ़ाने में योगदान दे सकें। 11 फरवरी को चीन की राजधानी पेचिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चेन ने आयोजित एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में 2026 प्रथम एपेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की स्थिति और मुख्य परिणाम के बारे में जानकारी दी। लिन चेन के अनुसार ये बैठक 1 से 10 फरवरी तक दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत की राजधानी क्वांगचो में आयोजित की गई, जो एपेक के मेजबान के रूप में चीन द्वारा आयोजित पहला आधिकारिक कार्यक्रम है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की पूरी तरह से शुरुआत करता है और नवंबर में शंचन शहर में होने वाली एपेक नेताओं की अनौपचारिक बैठक के लिए परिणाम संकलित करता है। लिन चेन के अनुसार चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इसके उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए एशिया प्रशांत सहयोग पर चीन के नीतिगत प्रस्तावों की गहन व्याख्या की और 2026 एपेक चीन वर्ष के मुख्य परिणामों और योजनाओं का एक व्यापक अवलोकन किया। उन्होंने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, कनेक्टिविटी नेटवर्क में सुधार करने, डिजिटल, बुद्धिमान और हरित परिवर्तन को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार विरोधी, वित्त और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने पर प्रकाश डाला। 11 फरवरी को चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने 2025 को आधार वर्ष मानते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए। आधार वर्ष के परिवर्तन के बाद ये पहली बार आंकड़े जारी किए गए हैं। जनवरी 2026 में चीन के सीपीआई में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.2% की वृद्धि हुई। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में 0.2% की वृद्धि देखी गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 0.1% की बढ़ोतरी हुई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में 0.7% की गिरावट आई, जबकि गैर खाद्य पदार्थों की कीमतों में 0.4% की वृद्धि हुई। उपभोग
की वस्तुओं की कीमतों में 0.3% और सेवाओं की कीमतों में 0.1% की बढ़ोतरी हुई। चीन के विकास बैंक की 11 फरवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सीडीबी ने अवसंरचना निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते हुए नेटवर्क, औद्योगिक उन्नयन, शहर, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत 5 प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण के लिए 16.4 खरब युआन का ऋण जारी किया। नेटवर्क और औद्योगिक उन्नयन के अवसंरचना निर्माण में सीडीबी द्वारा समर्थित परियोजनाएं जैसे कि क्वांगचो चिनचांग हाई स्पीड रेल शुरू की गई और दक्षिण से उत्तर की ओर जोरमार्ग मोड़ परियोजना में तेजी लाई जा रही है। सीडीबी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत कंप्यूटिंग शक्ति नेटवर्क के राष्ट्रीय हब नोड क्षेत्रों में पूर्व डेटा पश्चिम कंप्यूटिंग परियोजना के निर्माण को बढ़ावा दिया। शहर, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण के संबंध में सीडीबी ने शहरी भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क, शहरी रेल परिवहन और सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया, जो शहरी नवीनीकरण और शहरी पारिस्थितिक पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायक है। चीन में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस साल जनवरी में नई ऊर्जा वाहनों के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि देखी गई। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी में चीन में एनईवी का उत्पादन और बिक्री की क्रमशः 10,41,000 और 9,45,000 इकाइयां पूरी हुई, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 2.5% और 0.1% अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में चीन ने कुल 24,50,000 मोटर वाहनों का उत्पादन किया और 23,46,000 वाहन बेचे। CAAM के उप महासचिव छिन शिहुआ ने कहा कि 2026 की शुरुआत में चीन का ऑटोमोटिव उद्योग सामान्य रूप से स्थिर रहा। नीतियों का कार्यान्वयन बाजार की जीवंतता को बढ़ावा देने और मोटर वाहन बाजार की मांग को स्थिर करने और बढ़ाने में मदद करेगा। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चीन ने बुधवार को दक्षिणी द्वीप प्रांत हाइनान में अपने नई पीढ़ी की मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रणाली मेंगचोउ के लिए अधिकतम गतिशील दबाव एबॉर्ट फ्लाइट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। परीक्षण के दौरान मेंगचोउ मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का रिटर्न कैप्सूल निर्धारित समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित रूप से उतर गया। जानकारी के अनुसार यह परीक्षण लॉन्ग मार्च 10 वाहक रॉकेट प्रणाली के जरिए किया गया। रॉकेट की लो एल्टीट्यूड प्रदर्शन सत्यापन और मेंगचोउ मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रणाली के अधिकतम गतिशील दबाव एबॉर्ट फ्लाइट परीक्षण के दौरान मेंगचोउ यान ने सफलतापूर्वक अधिकतम गतिशील दबाव एबॉर्ट किया और निर्धारित समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित रूप से लैंडिंग की। बुधवार की दोपहर 12:20 पर समुद्री बचाव दल ने रिटर्न कैप्सूल की खोज और बरामदगी का कार्य पूरा कर लिया। ये चीन द्वारा समुद्र पर मानवयुक्त अंतरिक्ष यान की खोज और बरामदगी का पहला कार्य है, जो भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन अनुप्रयोग एवं विकास मिशनों और मानव चंद्र अन्वेषण मिशनों के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। मित्रों, इन दिनों हम आपको चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के बारे में बता रहे हैं। इसी के तहत आज हम एक नई कड़ी लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका शीर्षक है म्याओ जाति का लूशंग त्योहार। म्याओ जाति दक्षिण पश्चिम चीन की उन अल्पसंख्यक जातियों में से एक है जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। इस जाति के लोग मुख्य रूप से क्वेचौ, युन्नान और हुनान 3 प्रांतों में बसे हुए हैं। इसके अलावा क्वांगची चुआंग स्वायत्त प्रदेश, सिचुआन और क्वांगतुंग प्रांतों में भी म्याओ जाति के लोग रहते हैं। विभिन्न इलाकों की भिन्न भिन्न प्राकृतिक स्थितियों में रहने के कारण म्याओ जाति के लोगों में भिन्नता पाई जाती है। सामाजिक विकास, आर्थिक जीवन और रीति रिवाजों आदि के संदर्भों में भी इनकी जटिल स्थिति है। म्याओ जाति की अपनी मौखिक भाषा है, पर विभिन्न जगहों की स्थानीय बोलियों में बहुत फर्क है। महिलाओं की वेशभूषाओं में भी भिन्नता पाई जाती है, पर विभिन्न जगहों पर बसी म्याओ जाति का लूशंग एक ही है। बड़े लूशंग की लंबाई 4-5 मीटर होती है, जबकि छोटे लूशंग की लंबाई सिर्फ 20-30 सेंटीमीटर होती है। म्याओ जाति के लोग नए वर्ष और त्योहारों के मौके पर लूशंग बजाते हुए नाचते हैं। उनका ये जातीय नृत्य अत्यंत सुंदर और आकर्षक होता है। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि नरकुल के अनेक पोले डंठलों को एक साथ बांधकर बनाया गया चीनी वाद्य, जिसे फूंक कर बजाया जाता है, लूशंग कहते हैं। लूशंग दक्षिण पश्चिम चीन में बसी म्याओ जाति और याओ जातियों के पूर्वजों द्वारा आविष्कृत एक स्थानीय लोक वाद्य यंत्र है। वो अब भी म्याओ, तुंग, याओ और अन्य अल्पसंख्यक जातियों में लोकप्रिय है। यहाँ लूशंग त्योहार के संदर्भ में हम जिस गांव की चर्चा कर रहे हैं वो क्वेचौ प्रांत की खायली काउंटी का
चौशीशियांग यानी चीनी देहातों की एक बुनियादी प्रशासनिक इकाई है। हर वर्ष चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार प्रथम महीने की 18वीं से 20वीं तारीख तक म्याओ जाति की युवतियां पारंपरिक जातीय वेशभूषा पहनती हैं। हाथ में सुनहरे लूशंग लिए हुए अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ खराब मौसम की परवाह न करके परंपरागत लूशंग त्योहार मनाने के लिए चौशीशियांग के कांशियांगनांग लूशंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत म्याओ जाति का लूशंग त्योहार। कहा जाता है कि प्राचीन काल में चौशीशियांग के दक्षिण में स्थित एक गांव में एक होशियार और रूपवती लड़की रहती थी जिसका नाम आवांग था। आवांग द्वारा काढ़े गए फूल न सिर्फ चमकीले होते थे बल्कि उनसे भीनी भीनी खुशबू भी निकलती थी। ये सुगंधित फूल मधुमक्खियों और तितलियों को दूर से अपनी ओर आकर्षित करते थे। आवांग की आवाज चांदी की घंटी की आवाज सी मधुर थी, इसलिए वो एक लोकप्रिय गायिका भी थी। वो अपनी मेहनत और नेक दिली के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसके पिता उसे अपनी आंखों का तारा समझते थे। गांव के लोग भी अपने गांव की इस अच्छी लड़की पर गर्व करते थे। स्वार्थ लोलुप और निष्ठुर बटेर राक्षस आवांग पर मोहित था। एक दिन शाम को इस राक्षस ने जानों से आवांग को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया। राक्षस की इस क्रूरता भरी चाल से गांव वाले आग बबूला हो उठे। उन्होंने मशाल उठाए हुए राक्षस के रहने वाली पहाड़ी को घेर लिया और आवांग को बचाने की कसम खाई। इसी अवसर पर दूर दराज से एक म्याओ युवा शिकारी वहां आया जिसका नाम माओशा था। माओशा एक वीर बलवान युवक था और हजारों किलो का वजन आसानी से उठा सकता था। वो एक अचूक तीरंदाज भी था और लंबी दूरी के तीर निशाने पर मार सकता था। वो एक ऐसा साहसी और ईमानदार युवक भी था जो जनता के भले के लिए कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहता था। जब उसने ये सुना कि आवांग खतरे में है तो वो तुरंत ही उसे बचाने वाले दस्ते में शामिल हो गया। बटेर राक्षस ने क्रूर रूप धारण किया। उसने दानवी हवा चलाई। क्षण भर में ही इतनी धूल भरी हवा चली कि लोग अपनी आंखें नहीं खुली रख सके। इसका फायदा उठाते हुए राक्षस अपनी तेज चोंच से लोगों की आंखों पर वार करने लगा। इसी नाजुक घड़ी में माओशा हाथ में तलवार लिए राक्षस के मुकाबले के लिए सामने आया। गांव वालों के तुमुल नाद में माओशा बड़ी वीरता से लड़ता रहा। जब राक्षस ने भागना चाहा तो माओशा ने अपने जादुई धनुष से तीर चलाया। तीर छोड़ते ही सूं सूं की आवाज के साथ राक्षस के ठीक गले पर लगा। राक्षस फौरन आकाश से नीचे गिरा और पहाड़ से टकराकर मर गया। गांव वालों ने आवांग को बचाया और माओशा को धन्यवाद दिया। माओशा ने बटेर राक्षस के शरीर से 3 पंख नोचकर आवांग को दिए और उसे सुरक्षा संबंधी सलाह दी। इसके बाद माओशा फिर से घोड़े पर सवार हो गया। लोगों के रुकने का आग्रह नम्रता से अस्वीकार कर वो नए अभियान के लिए निकल गया। माओशा के साहस और नेक दिली की गांव वालों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आवांग भी उससे प्रभावित हुई और प्यार करने लगी। पिता ने बेटी के मन के रहस्य को समझा और माओशा को ढूंढकर ले आने का निश्चय किया। और माओशा का कोई स्थायी बसेरा नहीं था। वो घमंड प्रकृति का व्यक्ति था। भला उसे कैसे ढूंढा जा सकता था? पिता ने बहुत सोच विचार कर एक रास्ता निकाला। उस समय 9 वर्ष का पर्व था। पहाड़ से बांस लाकर उसने बहुत से लूशंग बनाए। फिर उसने गांव वालों के जरिए चारों ओर ये खबर फैलाई कि चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार प्रथम महीने की 18वीं तारीख को चौशीशियांग के कांशियांगनांग हॉल में लूशंग वादन और नृत्य का समारोह होगा। ये खबर हवा की तरह तेजी से दूर दूर तक फैल गई। बूढ़े पिता की आशा के अनुसार माओशा को भी यह खबर मिली। वो ठीक समय पर इस समारोह में भाग लेने आया। बूढ़े ने खुद अपने हाथों से माओशा के लिए एक सबसे अच्छा लूशंग तैयार किया। आवांग ने इस लूशंग पर बटेर राक्षस के 3 पंखों को लगाया और अपने हाथों से बुने एक फूलदार फीते को लूशंग पर बांधकर अपना प्रेम प्रकट किया। माओशा को इतनी खुशी हुई कि उसने तुरंत अपना चांदी का कंगन उतारकर आवांग को भेंट किया। गांव वालों के हर्षनाद के बीच दोनों प्रेमियों की सगाई हुई। माओशा ने सबसे पहले बूढ़े ससुर से लूशंग बजाते हुए प्रधान नृत्य करने का अनुरोध किया। बूढ़े ससुर ने खुशी खुशी इस अनुरोध को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने इस लूशंग समारोह के 3 उद्देश्य बताए। पहला, नए वर्ष का स्वागत। दूसरा, अच्छी फसलें प्राप्त करने की कामना। और तीसरा, युवाओं द्वारा मनपसंद जीवन साथी की तलाश। बूढ़े के इस सुझाव को लोगों ने एक मत से स्वीकार किया।
लूशंग की पुलकित आवाज कांशियांग नांग हॉल में गूंज उठी। युवक युवतियां लूशंग की लय पर नृत्य करने लगे। लोग 3 दिनों तक भावपूर्ण होकर बजाते नाचते रहे। अंत में बूढ़े ने समापन के प्रतीक के रूप में घास से बनी निशानी लगाई। इसके साथ ही लूशंग समारोह का समापन हुआ। इसके बाद हर वर्ष चौशीशांग में परंपरागत लूशंग समारोह आयोजित होता है। पहले आसपास के म्याओ गांवों में छोटे पैमाने पर लूशंग समारोह आयोजित किया जाता है और फिर अंत में चौशीशांग में बड़ा समारोह आयोजित होता है। चौशीशांग का लूशंग त्योहार अभी भी प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार होता है। समारोह की शुरुआत एक बुजुर्ग के लूशंग बजाते हुए नृत्य करने से होती है। युवक बटेर के पंखों को अपने लूशंग पर लगाना पसंद करते हैं और युवतियां नाचते समय अपने हाथों से बुने फूलदार फीते को अपने मनपसंद युवक के लूशंग पर बांधती हैं। अंत में समारोह की समाप्ति के प्रतीक के रूप में अभी भी बुजुर्ग घास से बनी निशानी लगाते हैं। अब म्याओ जाति के लोगों का जीवन स्तर पहले से ऊंचा हो गया है। लूशंग त्योहार में भी ये समृद्धि दिखाई देती है। जब लूशंग त्योहार आता है, म्याओ जाति के लोग खराब मौसम की परवाह किए बिना चौशीशांग के लूशंग समारोह में भाग लेने अपने अपने गांव से आते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो 50-60 किलोमीटर दूर की पड़ोसी काउंटियों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके यहाँ आते हैं। समारोह में जनसमुद्र और लूशंग का घना जंगल दिखाई पड़ता है। बड़े लूशंग की ऊंचाई 2 से 3 मीटर की होती है, कुछ तो 5 मीटर की भी होती है। इन बड़े वाद्य यंत्रों से इतनी भारी आवाज निकलती है मानो धरती कांपने लगती है। छोटे आकार के लूशंग से अत्यंत सुरीली आवाज निकलती है। परंपरागत वेशभूषा में सजी युवतियां गोलाकार घेरे में खड़ी होकर युवकों द्वारा बजाई लूशंग की लय पर नाचती हैं। उनके सिर और शरीर पर चमकदार चांदी के आभूषण होते हैं। पैरों के थिरकने से ये चांदी के आभूषण आपस में टकराकर लूशंग की विलक्षण संगत करते हैं। इस तरह एक अनोखी सिम्फनी बन जाती है। लोग बिना थके और रुके रात भर बजाते नाचते रहते हैं। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत म्याओ जाति का लूशंग त्योहार। लूशंग समारोह में युवतियां अपनी सुंदरता, निपुणता, बुद्धिमत्ता और समृद्धि से युवकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये युवतियां ऊपर कॉलर रहित और आधी आस्तीन वाला ब्लाउज पहनती हैं। निचली बाहों में कसीदा युक्त बाह का खोल पहनाया जाता है। वे नीचे चुन्नटदार काले और छोटे लहंगे पहनती हैं और घुटनों के नीचे काली पट्टी लपेटती हैं। ये सारे वस्त्र वे स्वयं ही सिलाई करती और काटती हैं। उन पर टंगे विभिन्न प्रकार के चांदी के आभूषण उनकी समृद्धि का प्रतीक हैं। चांदी की माला और कंगन के अलावा वे बालों के जूड़े में चांदी के सुंदर केश आभूषण या बैल के सींग के आकार का आभूषण भी लगाती हैं। कुछ युवतियां तो ब्लाउज के ऊपर पूरी छाती और पीठ पर विभिन्न प्रकार के डिजाइनों वाले चांदी के आभूषण भी लगाती हैं। युवतियां जब नाचती हैं तो अत्यंत आकर्षक लगती हैं। ज्यादातर युवतियां तो शर्म के कारण आंखें उठाकर नहीं देखती। कभी कभार आंखें चुराते हुए गोलाकार घेरे में खड़े युवकों को देखती हैं। गोलाकार घेरे में खड़े युवक निसंकोच युवतियों की ओर ध्यान से देखते हैं और कुछ तो 3-4 के झुंड में दबी आवाज में उन युवतियों का नक्शिक वर्णन करते हैं और अपनी मनचाही युवती का चुनाव करते हैं। पास में खड़ी युवतियों की मां और भाभी इशारे से या धीमी आवाज में उन्हें उत्साहित करती हैं कि वे शर्म न करें, लड़कों को ध्यान से देखें और अपने मनचाहे लड़के का चुनाव करें। समारोह में वे युवक युवतियां जो आपस में प्रेम करते हैं अलग अलग जोड़े में समारोह को छोड़कर गांव में रास्ते के किनारों पर बेझिझक संगीतमय वार्तालाप करते हैं। लूशंग समारोह युवक युवतियों के लिए आपसी समझ बढ़ाने का एक सामाजिक मिलन समारोह है जिसे म्याओ जाति की जनता याओफांग कहती है। वे गीतों में एक दूसरे से नाम, परिवार, काम करने की क्षमता, आमदनी, परिवार को संभालने की जानकारी और ज्योतिषी और भूतत्व तक के बारे में भी पूछते हैं। यदि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे की योग्यता और ज्ञान से संतुष्ट होते हैं तो भीड़ से निकलकर कहीं शांत और सुनसान जगह पर प्रेम प्रकट करने चले जाते हैं। तो श्रोता मित्रों, ये था स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत म्याओ जाति का लूशंग त्योहार कड़ी का दूसरा और अंतिम भाग। अगली बार हम इसी तरह चीन की किसी और अल्पसंख्यक जाति के रीति रिवाज को लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय।
नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब भिक्षु रेतात्मा शुकर को उठाता है तो नींद से चौंक कर उठते हुए शुकर पूछता है, क्यों भाई, क्या समय हो गया। भिक्षु रेतात्मा को गुस्सा आता है और वो डांटता है और बोलता है, तुरंत उठ खड़े हो जाओ, भिक्षा मिले या ना मिले, गुरुदेव ने हम दोनों को कहीं आश्रय स्थल खोजने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अपना भिक्षु कमंडलू और पांचा उठाकर तंद्रालु शुकर भिक्षु रेतात्मा के साथ सीधा वापस चल पड़ा। चारों ओर खोजने पर भी वन में उनको गुरुदेव कहीं नहीं दिखे। परेशान रेतात्मा कहने लगा, तुम्हारे भिक्षा लेकर न लौटाने की वजह से हुआ है, जरूर ही कोई दुष्ट आत्मा गुरुदेव को उठा ले गया है। शुकर ने खीसे निपोड़ते हुए जवाब दिया, भाई फालतू बकवास मत करो, ये वन बहुत अच्छा है, यहाँ किसी दुष्ट आत्मा का वास हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से तो वह बूढ़ा यहाँ बैठे बैठे उग गया होगा और यहीं कहीं आसपास का नजारा देखने निकल गया होगा। चलो चलकर पता लगाएं। उन्होंने घोड़े की लगाम थामी, सांचां की टोपी और दंड समेटे और बहंगी पर सामान लादकर वे दोनों गुरुदेव की खोज में चीर वन के बाहर निकल आए। लेकिन सांचां के भाग्य में अभी मृत्यु नहीं लिखी थी। दोनों शिष्य कुछ देर उसकी निरर्थक खोज करते रहे। तभी उनको ठीक दक्षिण दिशा में एक प्रकाश झिलमिलाता दिखाई दिया। शुकर बोला, भाई भाग्यशाली लोग सचमुच होते हैं भाग्यशाली। देखो, हमारे गुरुदेव वहीं आराम कर रहे होंगे। वह रोशनी एक मंदिर से आ रही है, वहाँ के निवासियों ने जरूर ही उनका यथोचित सत्कार किया होगा। मुझे पूरी आशा है कि उन्होंने गुरुदेव के लिए अब तक तो भोजन भी लगवा दिया होगा और अब वे उनसे वहीं रात में रुक कर भोजन कर लेने का आग्रह कर रहे होंगे। चलो हम भी वहीं चलकर उस भोजन में भाग बांट लें। भिक्षु रेतात्मा ने भी सहमति प्रकट की। हाँ, यह जगह बिल्कुल अनिष्टकारक नहीं हो सका, जरूर ही हमें वहाँ चलकर देख लेना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने उसे बंद पाया। दरवाजे पर लगे श्वेत जेड के फलक पर चांद्र तुरंग गुफा चषक पर्वत लिखा हुआ था। भिक्षु रेतात्मा कहने लगा, भाई यह तो कोई मंदिर नहीं लगता, ये तो किसी दुष्ट आत्मा की गुफा है। अगर हमारे गुरुदेव इसमें चले गए होंगे तो अब हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। शुकर ने जवाब दिया, चिंता मत करो, घोड़े को कहीं बांधो और सामान का ध्यान रखो, मैं गुरुदेव का पता लगाने जाता हूँ। यह कहकर उस मंदबुद्धि ने अपना पांचा उठाया और ऊंचे सुर में चिल्लाकर बोला, खोलो दरवाजा खोलो। द्वार पर नियुक्त छोटे रहते ने दरवाजा खोल दिया और उन दोनों को अंदर देखते ही आने की सूचना दे दी। हमारा काम हो गया, वृद्ध दानव ने पूछा। कौन सा काम? छोटे रहते ने बताया, दरवाजे के बाहर दो भिक्षु खड़े हैं, एक की भूतनी लंबी है और कान बड़े बड़े हैं, दूसरा अपने भाग्य की अवहेलना करता लगता है, वे चिल्लाकर दरवाजा खुलवाना चाह रहे हैं। वृद्ध दानव बोला, इसका मतलब हुआ कि शुकर और भिक्षु रेतात्मा उस भिक्षु की खोज में आ पहुंचे हैं। उन्हें तो आना ही था, पर वे यहाँ किस लिए आ गए? वे भले ही मंदबुद्धि दिखाई देते हो, लेकिन मेरा उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करना उचित होगा। उसने अपना कवच मंगाया, छोटे रहते और उसे लाकर उसके शरीर पर बांध दिया। अपनी तलवार उठाकर वह गुफा से सीधा बाहर निकल आया। वृद्ध पीठ जीवधारी दानव ने दरवाजे से बाहर निकलकर पूछा, तुम दोनों भिक्षु कहाँ से आए हो? मेरे दरवाजे पर खड़े होकर शोर क्यों कर रहे हो? शुकर ने जवाब दिया, बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा बाप हूँ। मुझे महान थांग सम्राट ने पश्चिमेश्वर की यात्रा पर भिजवाया है। सम्राट के अनुज सांचां मेरे गुरुदेव है। अगर वे यहाँ कहीं पर हो तो तू उन्हें तुरंत बाहर भेज दे, जिससे मुझको अपने पांचे के बल पर अंदर घुसने की हिम्मत न करनी पड़े। दानव ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, मेरी इस गुफा में एक थांग भिक्षु है तो मैंने उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है, उसको मैंने मानव मांस खाने को दिया है। तुम दोनों भी अंदर आकर उसमें से थोड़ा हिस्सा क्यों नहीं चख लेते? मंदबुद्धि शुकर तो उसकी बात पर विश्वास करके अंदर चला ही गया होगा, लेकिन भिक्षु रेतात्मा ने उसे रोक लिया और कहा, भाई वह तुमको लालच देकर अंदर बुलाना चाहता है, दूसरे तुमने भले मानव का मांस पहले कब खाया? तब जाकर उस जड़ बुद्धि को समझ आया। उसने दुष्ट दानव के मुंह पर अपने पांचे का वार कर दिया। दानव एक ओर झुक गया और उसने शुकर का वार अपनी तलवार पर झेल लिया। दोनों ही अपनी अपनी जादुई शक्तियां दिखाते हुए मेघों पर जा चढ़े और आकाश के बीचों बीच में जाकर संग्राम करने लग गए। भिक्षु रेतात्मा भी सामान और घोड़ा वहीं छोड़कर शुकर की सहायता के लिए वहां जा पहुंचा। दो भिक्षुओं और एक दुष्ट दानव के बीच भव्य संग्राम छिड़ गया था। वे तीनों आकाश के बीचों बीच में 30 चक्र युद्ध लड़ते रहे, लेकिन जय पराजय का निर्णय नहीं हो पाया। वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। संसार का कोई भी प्राणी उनको अलग कर पाने में असमर्थ होता। शुकर और भिक्षु रेतात्मा दानव के साथ संग्राम के 30 अनिर्णित चक्र चलाते रहे। जहां तक युद्ध कौशल का सवाल था तो 2 या 20 भिक्षु भी मिलकर उस दानव की बराबरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी थांग भिक्षु के भाग्य में मृत्यु नहीं लिखी थी, इसलिए धर्म रक्षक देवतागण उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके अलावा छेतिंग, चेचा, पंचक्षेत्रों के सत्योधारक, शांत कर्तव्य देवता और 18 धर्म रक्षक भी आकाश के बीचों बीच में शुकर और भिक्षु रेतात्मा की गुप्त रूप से मदद कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर गुफा में बैठे सिसक सिसक कर बिलखते और अपने शिष्यों के बारे में जल्पना कल्पना करते सांचां की बारी आई। वह आंसू बहाता सोच रहा था, क्यों शुकर, क्या तुम्हें किसी गांव में कोई सहायक मिल गया है और तुम उसकी भिक्षा के लोभ में पड़े वहीं रह गए हो? भिक्षु रेतात्मा, शुकर की खोज में तुम कहां कहां भटक रहे हो? क्या वह तुम्हें मिल पाएगा? इस दैत्य के हाथों पड़ जाने से मेरी कितनी दुर्दशा हो रही है, क्या तुम्हें पता भी है? अब मैं तुम्हें फिर कब देख पाऊंगा? मेरी परेशानियों का खात्मा कब होगा? हम गृध्रकूट पर्वत पर जल्दी से जल्दी कब पहुंच सकेंगे? वह इस तरह चिंता करता हुआ विलाप किए जा रहा था, तभी उसने गुफा के आंतरिक भाग से एक महिला को बाहर निकलते देखा। आत्मा सिरिकारक स्तंभ से झुकते हुए उसने सांचां से पूछा, श्रद्धेय पितृव्य, आप कहां से पधारे हैं? आपको यहाँ बांधकर क्यों रखा गया है? यह सुनकर सांचां ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए उसकी ओर ताका और अनुमान लगाया कि महिला की आयु करीब 30 साल की थी। उसने जवाब दिया, बोधिसत्व, मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरे तो भाग्य में ही मृत्यु लिखी थी, इसलिए मैं खुद चलता हुआ आपके घर पहुंचा हूँ। अगर आपको मुझे खा डालना हो तो खा लीजिए, लेकिन मुझसे कारण मत पूछिए। महिला कहने लगी, मैं मनुष्यों को नहीं खाती, मैं यहाँ से पश्चिम की ओर 100 कोस दूर हस्ती नामक नगर की रहने वाली हूँ। मैं वहाँ के राजा की तीसरी पुत्री हूँ। मेरा बचपन का नाम पुष्पादिक सुंदरी था। 13 साल पहले 8वें मास की पूर्णिमा को जब हम ज्योत्सना का सुख ले रहे थे, तभी यह दुष्ट दानव वहाँ पहुंचा और मुझे एक आंधी पर सवार कर मेरा अपहरण कर लाया। अब पिछले 13 सालों से मैं उसकी पत्नी और उसके बालकों की मां बनी हुई हूँ, लेकिन आज तक मैं अपने परिवार वालों को कोई संदेश नहीं भिजवा सकी हूँ। हर समय मुझे अपने माता पिता की याद सताती रहती है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन अब इसके हाथों में कहाँ आकर फंस गए हैं आप? सांचां ने जवाब दिया, मुझे पश्चिमी स्वर्ग से धर्मग्रंथ ले आने के लिए भेजा गया है। वन में घूमते समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मुसीबत में फंस जाऊंगा। अब वह दानव मेरे दोनों शिष्यों को पकड़ने गया है, फिर वह हमको भाप में पकाकर खा जाएगा।
राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, आदरणीय, आप कोई चिंता न करें, आप धर्म ग्रंथ लेने जा रही हैं, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। हमारा हस्ती राज्य पश्चिम के मुख्य मार्ग पर ही बचा हुआ है। अगर आप मेरे माता पिता को मेरा ये पत्र ले जाकर दे दें तो मैं उनसे आपके प्राणों की रक्षा करवा दूंगी। सांचांग ने राजकुमारी को झुककर प्रणाम किया और कहा, बोधिसत्व, अगर आप मेरे इन तुच्छ प्राणों की रक्षा करवा देने में समर्थ हो तो मैं आपका पत्र जरूर पहुंचा दूंगा। राजकुमारी जल्दी ही अंदर चली गई। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखकर उसे मुद्रांकित किया और वापस लौटकर सांचांग को स्तंभ से आजाद कर उस पत्र को उसे दे दिया। मुक्त होने पर सांचांग बोला, बोधिसत्व, मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपके देश पहुंचकर मैं यह पत्र आपके पिता को जरूर दे दूंगा। मुझे केवल यही डर है कि इतने साल बीत जाने की वजह से कहीं आपके माता पिता को यह विश्वास न हो गया हो कि यह पत्र सच में आपका है या नहीं। अगर वे विश्वास न करें तो मैं क्या करूंगा? मैं यह बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वे ये सोचे कि मैं उन्हें प्रवंचित करना चाहता हूँ। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे पिता की हम केवल 3 पुत्रियां ही हैं, पुत्र एक भी नहीं है। मेरा यह पत्र देखते ही उन्हें लगेगा मानो वे साक्षात मुझे ही दे रहे हैं। पत्र को बहुत सावधानी से बाहों में खोसकर सांचांग ने राजकुमारी से विदा लिया और वह बाहर जाने ही वाला था कि राजकुमारी ने उसे रोककर कहा, आप सामने के दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएंगे। सारे छोटे बड़े रहते दरवाजे के बाहर ही पटाखे उड़ाते, युद्ध के लिए चिल्लाते, ढोल नगाड़े बजाते दानवराज को आपके दोनों शिष्यों से युद्ध करने में मदद दे रहे हैं। इससे उनका उत्साह भी बढ़ रहा है। अच्छा यही रहेगा कि आप पीछे के दरवाजे से निकल जाएं। अगर कहीं दानवराज ने आपको पकड़ लिया तो वह आपको यंत्रणा देकर आपसे पूछताछ करेगा और अगर कहीं आप छोटे रहते के हाथों में आ गए तो वे बिना किसी विधा के आपकी हत्या कर देंगे। मैं दानवराज से भेंट कर बातें करने बाहर चली जाती हूँ। अगर वह आपको यहाँ से चले जाने देने पर सहमत हो जाएगा तो आपके शिष्य भी आप तीनों के साथ साथ चले जाने की आज्ञा उसे प्राप्त कर सकते हैं। सांचांग ने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रणाम किया और उसके परामर्श के अनुसार पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। अकेले यात्रा न कर वह कांटों भरी झाड़ियों में जा छिपा। इस बीच राजकुमारी ने एक चालाकी योजना बना ली। वह जल्दी से सामने के दरवाजे से छोटे बड़े दैत्यों की भीड़ में से रास्ता बनाती हुई बाहर निकल आई। वहाँ उसने संग्राम रथ शस्त्रों की क्रोध झंकार सुनी। शुक्र और भिक्षुरितात्मा अभी भी आसमान में दानव से लड़े जा रहे थे। वह ऊंचे स्वर में चीख कर पुकारने लगी, देव स्वामी। उसकी आवाज सुनते ही दानव ने शुक्र और भिक्षुरितात्मा से युद्ध करना बंद कर दिया और अपना मेघ नीचे उतारकर हाथों में खंग लिए अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया। उसने पूछा, ये क्या बात है? उसने जवाब दिया, अभी जब मैं बिस्तर पर सो रही थी मैंने सपने में स्वर्ण कवच पहने एक देवता को देखा। दानव ने पूछा, वह स्वर्ण कवच पहने देवता कहता था, यहाँ क्या करने आया था? राजकुमारी बोली, जब मैं छोटी थी और अपने पिता के प्रसाद में रहती थी मैंने एक गुप्त व्रत लिया था कि अगर मेरा विवाह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ हो गया तो मैं पवित्र पर्वतों पर चढ़ूंगी, अमरत्यों से मिलूंगी और भिक्षुओं को दान दक्षिणा दूंगी। अब तक मैं आपके साथ सुखी वैवाहिक जीवन के 13 साल बिता चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने उस व्रत के बारे में आपको कभी कुछ नहीं बताया था। वह स्वर्ण कवच मंडित देवता मुझे उसके व्रत का पालन करवाने आया था। उसकी तेज आवाज से मेरी आंखें खुल गई और तब मैंने जाना कि वो तो केवल मेरा सपना ही था। मैंने उसका अपने कपड़े बदले और आपको बताने बाहर निकल पड़ी। तभी मैंने भिक्षु को एक स्तंभ से बंधा देखा। स्वामी, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे व्रत की रक्षा कर कृपया उस भिक्षु को छोड़ दें। उसे मुक्त करने का फल भी भिक्षुओं को दान दक्षिणा देने के बराबर ही होगा। क्या आप इसे सहमत हैं? दानव ने जवाब दिया, ये तुम तो तिल का ताड़ बना देती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे अगर मनुष्य का मांस खाने की इच्छा हुई तो मैं बड़ी आसानी से दूसरे किसी मनुष्य को पकड़ लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ उस भिक्षु को मुक्त कर दो। स्वामी, क्या मैं उसे पीछे दरवाजे से बाहर चला जाने दूं? इतनी सामान्य बात के लिए मेरी आज्ञा क्यों चाहती हो? चला जाने दो उसको। वह सामने के दरवाजे से बाहर जाता है या पीछे के, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर दानव ने दोबारा अपना भंग संभाला और वहीं से चिल्लाया, शुकर, यहाँ आओ। मुझे तुझसे डर नहीं लगता, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। मैंने अपनी पत्नी की इच्छा का आदर करते हुए तुम्हारे लोगों को आजाद कर दिया है। तुम जल्दी पीछे के दरवाजे पर उससे जान लो और पश्चिम चले जाओ। अगर फिर कभी तुमने मेरे क्षेत्र में पाँव रखा तो दूसरी बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही शुक्र और भिक्षुरितात्मा को लगा मानो उन्हें नरक से मुक्ति मिल गई हो। घोड़ा लेकर वे तुरंत ही वहां से बाहर निकले और चांद्र तरंग गुहा का चक्कर काटकर दूसरी ओर पहुंच गए और भिक्षुणी के दरवाजे पर चिल्ला कर गुरुदेव को पुकारने लगे। सांचांग ने उनका कंठस्वर पहचान लिया और कांटे भरी झाड़ियों के बीच से ही उन्हें जवाब दिया। भिक्षुरितात्मा झाड़ियों के बीच रास्ता बनाता हुआ उस तक जा पहुंचा और झटपट उसे घोड़े पर बिठा दिया। उसके आगे शुकर और पीछे भिक्षुरितात्मा चल रहे थे। चीरवन को पीछे छोड़ वे तीनों मुख्य रास्ते पर चलते चले गए। दोनों शिष्य रह रहकर बड़बड़ाते हुए अपना संतोष जाहिर कर रहे थे और सांचांग उनका समाधान करने की कोशिश करता रहता। हर शाम होने पर वे कोई आश्रय स्थल खोज लेते और सुबह में मुर्गे की बांग पर उठ जाते। कभी पास और कभी दूर वे एक के बाद एक दूसरा पड़ाव पार करते चले जा रहे थे। अनजाने ही उन्होंने 99 कोस की यात्रा कर ली। अचानक ऊपर की ओर देखने पर उन्हें एक भव्य नगर दिखाई दिया। यही हस्ती नगर था। सच में नगर बहुत सुंदर था। हस्ती नगर का यह नजारा देखने के बाद गुरु और दोनों शिष्यों ने अपना सामान और घोड़े की उचित व्यवस्था कर एक पांचशाला में डेरा डाल दिया। दूसरे दिन पैदल चलता हुआ थांग भिक्षु राजप्रासाद के दरवाजे पर पहुंचकर मुख्य द्वार रक्षक से बोला, कृपया आप सूचना दे दें कि थांग साम्राज्य का एक भिक्षु सम्राट से मिलने उनके कर कमलों में एक परिचय पत्र अर्पित करने आया है। एक क्लीव संवाद बाहर दौड़ते हुए 150 सोपानों के पास जा पहुंचा और उसने सम्राट को सूचित किया, सम्राट, थांग राजदरबार के एक विशिष्ट भिक्षु परिचय पत्र लेकर आपसे मिलने बधाई है। राजा यह जानकर बहुत खुश हो गया कि भिक्षु महान थांग देश से आया एक श्रद्धेय भिक्षु है, इसलिए तुरंत ही स्वीकृति देते हुए उसने कहा, उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले आओ। सांचांग को स्वर्ण सोपानों के पास ले जाया गया। वहां उसने झुककर प्रणाम किया और अपने उपयुक्त वचनों से राजा की अभ्यर्थना की। दोनों ओर खड़े सैनिक राज्याधिकारीगण उसे देखकर गदगद हो कहने लगे, उस विशेष देश से आने वाले इस भद्र पुरुष की भाव भंगिमा और वाणी कितनी प्रभाव उत्पादक है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चैनल रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को साधारण का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश नमस्कार।
रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने मुख्य तौर पर जिम में, अस्पताल में इलाज करवाने में इस्तेमाल किए जाने वाले आम वाक्यों पर विचार किया था। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 最近我牙疼， आजकल मेरे दांत में दर्द है। 应该吃什么药呢？ क्या दवा खानी चाहिए? 这种药效果不错， इस तरह की दवा काफी असरदार है। 有副作用吗？ क्या इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? शाओचांग जी, मुझे कुछ तकलीफ है। आजकल मेरे दांत में दर्द है। इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 最近我牙疼। तो मैं डॉक्टर से कह सकता हूँ 最近我牙疼。最近 यानी कि आजकल, 最近 वो मैं, 我 या दांत, 牙 疼 दर्द. 疼。最近我牙疼, आजकल मेरे दांत में दर्द है. 最近我牙疼。 आए अब सुने आज के पाठ की पहली बातचीत. 最近我牙疼， 什么时候开始的? 前天。最近 आजकल, 最近 वो牙疼, मेरे दांत में दर्द है. 我牙疼。最近我牙疼, आजकल मेरे दांत में दर्द है. 最近我牙疼。 आए एक बार फिर सुने आज के पाठ की पहली बातचीत. 最近我牙疼，什么时候开始的? 前天。 पर मुझे क्या दवा खानी चाहिए? आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वे आपको दवा देंगे. मुझे लाइन में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। दवा की दुकान में कुछ दवा खरीदना ज्यादा बेहतर है। तो आप दुकानदार से इस तरह पूछ सकते हैं 应该吃什么药呢? क्या दवा खानी चाहिए? 应该吃什么药呢？ 应该 का अर्थ है चाहिए, 应该 吃 खाना, 吃 什么 क्या, 什么 药 दवा. 药 न यदि वाक्य के अंत में रखा जाता है तो यह प्रश्नवाचक वाक्य का प्रतीक है. 呢？ 应该吃什么药呢? क्या दवा खानी चाहिए? 应该吃什么药呢？ आए अब सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत. 应该吃什么药呢？ 你试试这种药. 行， राकेश जी, आमतौर पर जब दुकानदार किसी दवा के बारे में आपको सुझाव देते हैं तो वे चीनी भाषा में यह कह सकते हैं 你试试这种药, यानी कि आप इस किस्म की दवा खाकर देखिए. 你试试这种药。 你 तुम या आप, 你 试试 खाकर देखना. 试试 चीनी भाषा में कुछ क्रिया शब्दों का दो बार प्रयोग किया जाता है, जैसे 试试 खान खान और 你试试这种药. मेरे विचार में कभी कभी हिंदी में भी क्रिया शब्दों का इसी तरह दो बार प्रयोग किया जाता है, जैसे जाते जाते, सोते सोते आदि। ठीक है, 这种药 इस तरह की दवा. 这种药 试试这种药. 吃吃这种药 आप इस तरह की दवा खाकर देखिए। आए एक बार फिर सुने आज की दूसरी बातचीत. 应该吃什么药呢？ 你试试这种药. राकेश जी, कभी कभार वे आपको उत्साह के साथ बताते हैं कि इस किस्म की दवा काफी असरदार है. ये स्वाभाविक बात है। चीनी भाषा में इस वाक्य को कैसे कहेंगे? 这种药效果不错. 这种药效果不错。这种 इस किस्म की या तरह की, 这种 药 दवा, 药 效果 असरदार, 效果 不错 बुरी नहीं यानी कि अच्छी. 不错。这种药效果不错. 这种药效果不错。इस तरह की दवा काफी असरदार है। आए अब सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत. 这种药效果不错. 知道了，有副作用吗？没什么副作用. 这种药 इस किस्म की दवा 这种药 效果不错 काफी असरदार. 效果不错。这种药效果不错 इस तरह की दवा काफी असरदार है. 这种药效果不错。 आए सुने एक बार फिर आज के पाठ की तीसरी बातचीत. 这种药效果不错. 知道了，有副作用吗？没什么副作用. अच्छा, अब हम आज के पाठ की सारी बातचीत सुने. बातचीत 1. 最近我牙疼，什么时候开始的? 前天。 बातचीत 2. 应该吃什么药呢？你试试这种药. 行， बातचीत 3. 这种药效果不错. 知道了，有副作用吗？没什么副作用. अच्छा दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक. अब राकेश वत्स और शाधान को आज्ञा दें. नमस्कार. नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है. हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है. कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है. सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज. अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है. इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com.